प्रिय दर्शकों, जब हम देखते हैं कि किसी बेटे ने अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल दिया या उम्र के अंतिम पड़ाव में उन्हें अकेला छोड़ दिया, तो ये सवाल मन में उठता है कि यदि ऐसे दिन देखने हो तो औलाद के बिना रहना कहीं बेहतर है। कभी कभी बेटे बहू अपने माता पिता को भीख मांगने पर मजबूर कर देते हैं, अपमानित करते हैं या उन पर हाथ तक उठाते हैं। ये सब देखकर ये ख्याल आता है कि क्या औलाद इसलिए पाली जाती है? लेकिन अक्सर ऐसी परिस्थितियों के लिए माता पिता कहीं न कहीं स्वयं जिम्मेदार होते हैं। बच्चे ऐसे नहीं बनते, उन्हें ऐसा बनाया जाता है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी है एक नालायक बेटे की, जिसे सुनकर शायद आप खुद के लिए सीख ले सकें। एक शहर में किशन लाल नाम के सज्जन रहते थे। वो एक सरकारी स्कूल में कार्यरत थे। उनकी पत्नी का नाम राधा था। राधा अपने पति का सम्मान करती थी और उनकी आमदनी के अनुसार घर का प्रबंध करती थी। उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा अमित और एक बेटी लता। बेटी की शादी हो चुकी थी और वो विदेश में अपने पति के साथ रहती थी। बेटा अमित उनके सपनों का केंद्र था। किशन लाल और राधा ने अमित की शिक्षा दीक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ी। उसे अच्छे से अच्छे स्कूल और कॉलेज में दाखिला दिलाया। इंटरमीडिएट के बाद अमित आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर चला गया। उसने वहाँ कड़ी मेहनत की और अंततः एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर ली। उसी दौरान उसकी मुलाकात एक बड़े घर की बेटी सौम्या से हुई और दोनों के बीच दोस्ती हो गई। एक दिन अमित सौम्या को घर लेकर आया और अपने माता पिता से कहा कि वो उससे शादी करना चाहता है। अमित की खुशी को प्राथमिकता देते हुए किशन लाल और राधा ने उनकी शादी कर दी। सौम्या शिक्षित और खूबसूरत भी थी। उसके घर में आने से किशन लाल और राधा बहुत प्रसन्न थे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन धीरे धीरे बेटे बहू के व्यवहार में बदलाव आने लगा। सौम्या बड़े घर की बेटी थी और स्वतंत्र जीवन जीने की आदी थी। सास ससुर की छोटी छोटी बातों पर उसे चिड़चिड़ाहट होने लगी। वो इन बातों की शिकायत अमित से करती थी। अमित उसे समझाता, थोड़ा सहन कर लो, माँ बाबूजी के प्रति अच्छा व्यवहार रखोगी तो संपत्ति का मालिकाना हक हमारे नाम पर हो जाएगा। उसके बाद जैसा तुम चाहोगी वैसा होगा। अमित की इस सोच ने सौम्या को भी सास ससुर की हर बात सहने के लिए मजबूर कर दिया। वो बाहर से उनकी बात मान लेती थी, लेकिन भीतर से असंतोष पनपता रहता था। धीरे धीरे इस रिश्ते में प्यार और सम्मान खत्म होने लगा। एक दिन अचानक किशन लाल जी गंभीर रूप से बीमार हो गए। उन्हें खून की उल्टियाँ होने लगी, जिससे राधा जी तुरंत उन्हें अस्पताल लेकर गईं। डॉक्टर ने बताया कि उनकी जान बचाने के लिए काफ़ी पैसों का इंतज़ाम करना होगा। परेशान राधा जी ने अपने बेटे अमित से कहा, बेटा, तुम्हारे पापा ने जो कुछ भी बचा कर रखा था वो सब तुम्हारी पढ़ाई और शादी ब्याह में खर्च हो गए। तुम किसी भी तरह से पैसों का इंतज़ाम कर लो। पैसों का नाम सुनते ही अमित ने जवाब दिया, माँ, इतने पैसों का इंतज़ाम मैं इतनी जल्दी कहाँ से करूँगा? मेरी नौकरी मामूली सी है और मैंने अभी अभी अपने नए ऑफिस का ऑर्डर दिया। उसके लिए भी काफ़ी रकम चाहिए। अचानक इतनी बड़ी रकम का इंतज़ाम मेरे बस से बाहर है। माँ ने समझाते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे पिता को ठीक करना हमारी पहली प्राथमिकता है। तुम अपने किसी मित्र या रिश्तेदार से उधार लेकर काम चलाओ। पापा ठीक हो जाएंगे तो हम सारा पैसा वापस कर देंगे। अमित ने कहा, माँ, मैं तो पहले ही कहता था कि पापा को अपनी सारी संपत्ति मेरे नाम कर देनी चाहिए, लेकिन लगता है उन्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। राधा ने कहा, बेटा, अभी इन बातों को छोड़ो। तुम्हारे पापा को किसी तरह ठीक कराना है। मैं वादा करती हूँ कि जब वो ठीक हो जाएंगे तो सबसे पहले ये काम करूँगी। अमित थोड़ी देर के लिए वहाँ से चला गया और फिर लौट कर बोला, माँ, चिंता मत करो, पैसों का इंतज़ाम हो गया है। मैंने 1 महीने में लौटाने की शर्त पर पैसे जुटाए हैं।
लेकिन अगर समय पर नहीं लौटाए तो मेरी प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी। माँ ने जवाब दिया, बेटा, तुम्हारे पापा के ठीक हो जाने के बाद हम हर हाल में पैसे चुका देंगे। अभी तुम उनकी सेहत पर ध्यान दो। कुछ देर बाद सौम्या ने अमित को अलग ले जाकर पूछा, तुमने इतनी बड़ी रकम कहाँ से जुटाई? अमित ने जवाब दिया, मैंने किसी से उधार नहीं लिया है, ये मेरे ही पैसे हैं, लेकिन पापा के इलाज पर ये खर्च करना हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। माँ इन पैसों को उधार मानकर जल्द ही संपत्ति हमारे नाम करवा देगी। इस तरह हमें पापा की पूरी जायदाद भी मिल जाएगी और मैं अपने ऑफिस का मालिक भी बन जाऊंगा। सौम्या ने ये सुनकर हामी भर दी। कुछ दिनों तक किशन लाल जी का इलाज अस्पताल में चलता रहा। उनकी हालत में सुधार होने के बाद राधा उन्हें घर ले आई। उन्हें ये पता था कि बेटे ने इलाज के पैसे उधार लेकर दिए हैं, इसलिए एक दिन उन्होंने किशन लाल से कहा, हमारे बेटे पर काफ़ी कर्ज हो गया है, क्यों ना आप अपनी संपत्ति उसके नाम कर दें। किशन लाल ने जवाब दिया, राधा, ज़रा सोचो, यही हमारे बुढ़ापे की पूंजी है। हम सब कुछ उसे अभी से देकर खुद को बेबस नहीं बना सकते, और फिर जो कुछ भी मेरा है वो अंत में तो अमित का ही होगा। राधा ने समझाते हुए कहा, आपको ये समझना चाहिए, आज हमारे बेटे ने आपके इलाज के लिए कर्ज लिया है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। कल को हमें ज़रूरत पड़ेगी तो वही हमारा सहारा बनेगा। राधा के बार बार कहने पर किशन लाल ने आखिरकार अपनी सारी संपत्ति बेटे के नाम कर दी। संपत्ति नाम होने के बाद अमित और सौम्या का व्यवहार तेजी से बदल गया। एक दिन राधा ने सौम्या से कहा, बहू, अपने पापा के लिए हलवा बना दो। सौम्या ने व्यंग भरे स्वर में कहा, 1 मिनट रुको मम्मी जी, मैं कागज़ कलम लेकर आती हूँ, फिर तुम पूरी सूची बनाकर बता देना कि क्या क्या बनाना है। राधा जी हतप्रभ होकर पूछने लगीं, बहू, ये तुम क्या कह रही हो? मैं समझी नहीं। सौम्या तपाक से बोली, अरे बुढ़िया, थोड़ा दिमाग भी चलाया करो। क्या आप लोगों को लगता है कि ये घर कोई होटल है और मैं किसी होटल की वेट्रेस हूँ जो आपके ऑर्डर लेती रहूँगी? सौम्या ने गुस्से में कहा, अगर पापा जी को हलवा चाहिए तो तुम अपने हाथों से क्यों नहीं बना सकती? हर बार मुझसे ही क्यों कहना पड़ता है? इतना बोलकर सौम्या अपने कमरे में चली गई। राधा जी अपने पति किशन लाल से बोली, लगता है बहू पूरे दिन के काम से थक गई है, इसलिए इतना चिढ़ रही है। आप चिंता मत करें, जैसे ही उसका गुस्सा शांत होगा वो आकर माफ़ी मांग लेगी। फिर उन्होंने कहा, आज मैं आपके लिए खुद हलवा बना देती हूँ। ये कहकर राधा जी ने हलवा बनाया और अपने पति को खिला दिया। राधा जी समझ रही थी कि बहू ने ऐसा क्यों कहा, लेकिन वो अपने पति को इसका आभास नहीं होने देना चाहती थी। अगले दिन राधा जी ने किशन लाल से पूछा, आज आपके लिए क्या बनाऊं? किशन लाल ने कहा, तुम क्यों परेशान होती हो, बहू है ना। इस पर राधा जी बोली, बहू सुबह से बहुत सारे काम करती है, मैंने सोचा बार बार उसे क्यों परेशान करूं, इतना काम तो मैं भी कर सकती हूं। किशन लाल समझ गए कि कल की बहू की डांट के कारण राधा ये सब खुद करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, तुम जो भी बनाओगी मैं खा लूँगा। इसके बाद राधा रसोई में गई, लेकिन वहाँ पहुँचकर चौंक गई। अरे ये क्या, रसोई पर ताला लगा हुआ है। उन्होंने सोचा आज तक तो कभी रसोई पर ताला नहीं लगा, ये क्या हो गया। राधा जी ने सौम्या को आवाज़ दी। सौम्या ने तपाक से जवाब दिया, मम्मी जी इतना क्यों चिल्ला रही हो? राधा ने पूछा, आज तक रसोई और पूजा घर पर ताला नहीं लगा, ये आज क्या हो गया? सौम्या बोली, अब ताला लगाना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि इस घर में 2 भूखे जानवर रहते हैं जिन्हें हर समय भूख लगी रहती है। अब ये घर कोई मंदिर का भंडारा नहीं है कि बार बार खाना परोसा जाएगा, इसलिए मैंने ताला लगा दिया। राधा जी बोली, तो अब हम तुम्हारी नज़र में जानवर हो गए हैं? सौम्या ने जवाब दिया, और नहीं तो क्या, मैं आपकी भूख से तंग आ चुकी हूँ। अब मैं तय करूँगी कि आपको कब और क्या खाना मिलेगा। सौम्या की ये बातें सुनकर राधा का खून खौल उठा। उन्होंने कहा, तेरी ये हिम्मत कि हमें जानवर बोले और हमारे खाने का हिसाब रखे? ये घर हमारा है और हम इतने गरीब नहीं कि खाना नाप तौल कर खाएं।
जब अमित को पता चलेगा तो वो तुम्हें सही सबक सिखाएगा। सौम्या बोली, मुझे आपकी धमकियों से डर नहीं लगता। अमित को सब पता है, इसी वजह से उन्होंने आपकी सारी संपत्ति अपने नाम करा ली। अब आप लोग हमारे अधीन हो। और हाँ, अब इस घर में मुफ्त का खाना नहीं मिलेगा। पापा बीमार हैं, लेकिन आप तो स्वस्थ हैं। अब पूरे घर का काम आप ही करेंगी, वरना आपको बाहर निकालने में हमें ज़रा भी वक्त नहीं लगेगा। अपनी बहू की ऐसी बातें सुनकर राधा चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। किशन लाल ने यह देखकर कहा, राधा, इसी वजह से मैं संपत्ति अमित के नाम नहीं करना चाहता था। मुझे पता था कि जैसे ही हमारे हाथ खाली होंगे ये लोग हमें लात मारेंगे। मैंने तुम्हारे कहने पर सब कुछ उनके नाम कर दिया, लेकिन ये इतना नीचे गिर जाएंगे ये तुमने नहीं सोचा था। अब अगर इस घर में रहना है तो सारे काम खुद करो, वरना हमें बाहर निकाल दिया जाएगा। राधा बोली, आप चिंता मत करें, बेटे के आने पर मैं उससे सब कुछ कहूँगी। रात में जब अमित घर आया तो राधा जी ने रोते हुए पूरी बात बताई। उन्होंने कहा, बेटा, क्या हम इस घर के जानवर हैं जो तेरी पत्नी हमें ऐसा कहती है? आज तक हमारी रसोई पर कभी ताला नहीं लगा, लेकिन आज सौम्या ने रसोई पर ताला डाल दिया। क्या हम तुम्हारे माता पिता नहीं हैं या फिर कोई नौकर हैं? अमित ने ठंडे स्वर में कहा, बस करो माँ, आप किस ज़माने में जी रही हो? आज के समय में ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया है। क्या आपको लगता है कि मैं और मेरी पत्नी पूरी ज़िंदगी आपकी सेवा करेंगे? खबरदार, जो आज के बाद मेरी पत्नी के बारे में कुछ भी कहा, वो जैसा कहेगी वैसा करना होगा, वरना अंजाम बुरा होगा। राधा को उम्मीद थी कि उनका बेटा उनकी बात सुनेगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। बेटे ने रही सही कसर पूरी कर दी। बेटे की बातें सुनकर राधा की ज़ुबान से एक शब्द नहीं निकला, सिर्फ आंखों से आंसू बह रहे थे। इधर बहू और बेटे का बर्ताव दिन ब दिन और भी ख़राब होता चला गया। सौम्या पहले तो रसोई में ताला लगाती थी, लेकिन अब उसने खाना भी कम कर दिया। धीरे धीरे वो उन्हें बासी भोजन परोसने लगी। किशनलाल, जो पहले से ही बीमार थे, बासी खाना खाते खाते और भी अधिक कमज़ोर हो गए। दूसरी ओर राधा जी पूरे दिन घर का काम करती थी और ऊपर से उन्हें ताज़ा और पर्याप्त खाना भी नहीं दिया जाता था। धीरे धीरे उनकी सेहत गिरने लगी और कमज़ोरी के कारण उन्हें चक्कर आने लगे। एक दिन काम करते करते वो थककर सो गईं। किशनलाल जानते थे कि राधा को घर का सारा काम करना पड़ता है और उन्हें भर पेट भोजन भी नहीं मिलता। उन्होंने अपनी बहू से कहा, बहू, आज रात का खाना मुझे मत देना, इसके बजाय तुम्हारी सास का पेट भर देना, वो बहुत कमज़ोर हो गई है। सौम्या ने रूखे अंदाज में कहा, ससुर जी, आप कह रहे हैं तो मैं ऐसा ही करूँगी, लेकिन बाद में मत कहना कि मैं कमज़ोर हो रहा हूँ। वैसे भी आप दोनों तो ऐसे दिखाते हैं जैसे मैं आपको भूखा रखती हूँ। आपसे काम तो कुछ होता नहीं, बस खाना खाना चलता रहता है। धीरे धीरे शाम हुई और जब राधा खाने के लिए गई तो उन्होंने देखा कि आज उनकी थाली में दाल की 2 कटोरियाँ और 4 रोटियाँ थीं। ये देखकर वो चौंक गई और सोचने लगी कि आमतौर पर सौम्या उन्हें 2 रोटियाँ और 1 कटोरी दाल देती थी, लेकिन आज इतना ज़्यादा खाना क्यों परोसा गया। उन्होंने सौम्या से पूछा, बहू, आज मेरी थाली में इतना ज़्यादा खाना क्यों दिया? सौम्या ने रूखे स्वर में जवाब दिया, ज़्यादा सवाल मत करो, जो मिला है चुपचाप खा लो, वरना ये भी नहीं मिलेगा। उस दिन राधा ने लंबे समय बाद भरपेट खाना खाया, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उन्होंने अपने पति के हिस्से का भी खाना खा लिया है। खाना खाकर वो सोने चली गईं। वो अपने पति को सौम्या के व्यवहार के बारे में बताना चाहती थी, लेकिन जब वो कमरे में पहुंची तो देखा कि किशनलाल सो रहे थे। उन्होंने सोचा कि सुबह बात कर लूँगी और अपने पलंग में चली गईं। अगली सुबह जब राधा जी की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि किशनलाल चारपाई से नीचे गिरे पड़े हैं और उनके मुंह से खून बह रहा है। ये देख राधा घबरा गई। उन्होंने तुरंत अपने बेटे को सूचना दी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। बेटा अपने पिता को सरकारी अस्पताल में छोड़कर वापस चला गया। डॉक्टर ने कहा, अगर इन्हें समय पर खून नहीं चढ़ाया गया तो इनका बचना मुश्किल है।
राधा परेशान थी क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। अंततः वो बेटे के ऑफिस पहुंच गई। वो ऑफिस के बाहर बैठकर बेटे का इंतज़ार करने लगी। उनकी बूढ़ी आंखें दरवाजे की ओर टकटकी लगाए देख रही थी। समय बीतता गया और घुटनों में दर्द होने लगा। एक चपरासी जिसका नाम भोला था, उसने ये देखा और उन्हें कुर्सी पर बैठने को कहा। राधा ने उसे आशीर्वाद दिया। कुछ देर बाद अमित अपनी बड़ी गाड़ी में ऑफिस पहुंचा। जैसे ही वो गाड़ी से उतरा, राधा दौड़कर उसके गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। अपनी माँ को फटे पुराने कपड़ों में देखकर अमित को शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने माँ को झटकते हुए कहा, कौन है ये बूढ़ी औरत और यहाँ क्या कर रही है? चपरासी भोला बोला, सर ये बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रही हैं। अमित गुस्से में चिल्लाया, क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब है? किसी को भी ऑफिस में बैठा लेते हो। ये ऑफिस है, भिखारियों का अड्डा नहीं। इसे पैसे देकर भगा दो। पता नहीं कैसे कैसे लोग बेशर्मी से चले आते हैं। बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर राधा जी का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। उन्होंने कहा, बेटा तुम सही कह रहे हो, मैं भिखारी हूँ। आज मैं तुम्हारे पिता की जान बचाने के लिए भीख मांगने आई हूँ। अगर हो सके तो मदद कर दो। डॉक्टर ने खून चढ़ाने को कहा है और तुम्हारे पिता इस समय अस्पताल में ज़िंदगी मौत से लड़ रहे हैं। इतना कहते हुए राधा अमित के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगी। अमित ने गुस्से में उनका हाथ पकड़ा और उन्हें किनारे ले गया। अमित अपनी माँ से कहता है, सुनो बुढ़िया, ना तो मेरे पास इतना समय है और ना ही उस बूढ़े को बचाने के लिए खून देने का इरादा। राधा जी हाथ जोड़कर विनती करती हैं, बेटा इस समय मेरी मदद कर दो। मैं अपने शरीर का हर कतरा बहाकर तुम्हारा कर्ज चुका दूंगी। अगर तुम्हारे थोड़े से खून देने से तुम्हारे पिता की जान बच सकती है तो उन्हें बचा लो। अमित गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, अरे जा भिखारिन यहाँ से, तुझसे एक बार क्या बात कर ली, अब तू पीछा ही नहीं छोड़ रही। उसने 10 के नोटों की एक गड्डी राधा जी के मुंह पर फेंकते हुए कहा, मेरे पास इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। वहाँ मौजूद चपरासी ये सब देख रहा था। राधा जी की हालत देखकर उसे दुख हुआ और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने आगे बढ़कर राधा जी को उठाया, उन्हें पानी पिलाया और पूछा, माँ जी क्या अमित सर सच में आपके बेटे हैं? राधा जी ने अपनी पूरी व्यथा उसे सुनाई। उनकी दर्द भरी कहानी सुनकर उस चपरासी का दिल दहल गया। उसने उन्हें ढांढस बंधाया और उनके हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, माँ जी चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। बताइए, मैं आपका बेटा ही हूँ, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? अगर बाबूजी को खून की ज़रूरत है तो मैं अपना खून देने को तैयार हूँ। उधर अमित अपनी मीटिंग ख़त्म करके बाहर आया तो उसने अपनी माँ को वहीं बैठे देखा। ये देखकर वो गुस्से से भर गया। उसने राधा जी का हाथ पकड़ा और वहाँ से खींचकर ले जाने लगा। वो मन ही मन सोच रहा था कि इस बूढ़ी को यहाँ से हटाना होगा, वरना मीटिंग के मेहमानों के सामने अगर ये कुछ बोल पड़ी तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी। जैसे ही वो अपनी माँ को घसीटते हुए ले जा रहा था, पीछे से चपरासी ने आकर अमित के गाल पर ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि ऑफिस के अंदर काम कर रहे सभी कर्मचारी बाहर आ गए। सभी ने अमित को अपनी माँ के साथ दुर्व्यवहार करते देखा और उसे भला बुरा कहने लगे। अमित ने गुस्से में भोला से कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने बॉस पर हाथ उठाने की? मैं अभी तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। गार्ड ने तीखे स्वर में कहा, तुम क्या नौकरी से निकालोगे? मैं खुद ऐसी नौकरी को छोड़ना बेहतर समझता हूँ। जो अपने माता पिता का नहीं हो सकता वो किसी का नहीं हो सकता। गार्ड की हिम्मत देखकर सब लोग हैरान रह गए। अमित गाल पकड़े खड़ा रह गया। गार्ड ने राधा जी का हाथ थामा और कहा, माँ जी चलिए, मैं अपना खून दूंगा। वो राधा जी को लेकर अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने उसका खून किशन लाल जी के खून से मिलाया और बताया कि दोनों का ब्लड ग्रुप एक ही है। भोला ने अपना खून किशन जी को चढ़वा दिया। राधा जी कुर्सी पर बैठकर उसे दुआएं देने लगी। उस समय वो उनके लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं था। खून चढ़ने के बाद चपरासी भोला ने राधा जी के पैर छुए और कहा, माँ जी मेरे पैरों में गिरकर मुझे पाप का भागी मत बनाइए। माँ का हाथ तो हमेशा बच्चों के सिर पर आशीर्वाद के लिए होता है। राधा जी ने भोला को थोड़े पैसे देते हुए कहा, बेटा तुमने मेरे लिए अपनी नौकरी छोड़ दी, ये पैसे रख लो, तुम्हारे बच्चों के काम आएंगे। भोला ने विनम्रता से कहा, माँ जी मेरी नौकरी की चिंता मत कीजिए,
आप सुबह से यहाँ बैठी रो रही थीं, आपने कुछ खाया भी नहीं होगा। पहले मैं आपके लिए खाने का इंतज़ाम करता हूँ। राधा जी की आंखों में आंसू थे। ऐसा लग रहा था कि उन्हें उनका सच्चा बेटा मिल गया हो। एक अजनबी होकर भी भोला ने किशन लाल जी की जान बचाई, जबकि उनका अपना बेटा अमित उन्हें भिखारी कहकर घर से निकाल चुका था। थोड़ी देर बाद जब भोला खाना लेने गया और इधर डॉक्टर अपने केबिन से बाहर आया, उसने राधा जी को बताया, माँ जी, हमें खेद है, हम आपके पति को बचा नहीं पाए। यदि खून का इंतज़ाम 2 घंटे पहले हो जाता तो शायद उनकी जान बच सकती थी। ये सुनते ही राधा जी को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उन पर भारी आघात कर दिया। उन्होंने अंदर जाकर देखा तो किशन लाल बिल्कुल शांत पड़े हुए थे। राधा जी की आंखें पूरी तरह सूखी थीं। वो पत्थर की मूर्ति की तरह अपने पति के पास बैठ गई। उसी समय उनकी बेटी लता का फ़ोन आता है। फ़ोन उठाते हुए राधा जी ने अपनी बेटी को बताया, बेटा, तुम्हारे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। अच्छा हुआ जो मेरी मृत्यु से पहले ही चले गए। अगर मैं पहले मर जाती तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलती। लता ने कहा, माँ, क्या पापा चले गए? कल रात वो मुझे कह रहे थे कि बेटा, अपनी माँ का ध्यान रखना। बेटी ने कहा, माँ, मैं जल्दी ही वहाँ पहुँच रही हूँ, मुझे 2 दिन लगेंगे। शाम तक किशन लाल का अंतिम संस्कार हो गया। लता विदेश में रहती थी, इसलिए वो उस दिन नहीं आ सकी। जब सौम्या ने सुना कि अगले दिन उसकी ननंद आ रही है तो उसने अपने पति अमित से कहा, पता नहीं वो आकर क्या करेगी। अब उसे सब कुछ पता चलेगा कि बाबूजी की जान हमारे कारण चली गई। अमित ने कहा, पर उसे बताएगा कौन कि बाबूजी हमारे कारण मरे हैं? सौम्या ने जवाब दिया, आपकी माँ उसे ज़रूर बता देगी। अमित ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं इस बुढ़िया को उसी बुढ़े के पास भेज दूंगा। लता कल आएगी, हम आज ही इसका इंतज़ाम कर लेते हैं, फिर हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर कोई पूछेगा तो हम कह देंगे कि पापा के गम में माँ भी चल बसी। दोनों ने मिलकर राधा जी को मारने का एक खतरनाक योजना बनाई। सोचा कि राधा जी के खाने में जहर मिलाकर उसे खिला देंगे, फिर वो भी चल बसेगी। सौम्या ने खाना बनाने की तैयारी की और फिर सास के खाने में जहर मिलाकर उनको खिलाने के लिए उनके कमरे में पहुंच गई। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि लता ने पहले ही कह दिया था कि वो कल आएगी, पर आज ही वो आ जाएगी। लता के पास घर की चाबी थी जो उसके पिता ने उसे दी थी ताकि वो कभी भी घर आ सके। सौम्या और अमित जब खाने में जहर मिलाकर अपनी माँ को देने की योजना बना रहे थे, तभी लता ने आकर उनकी सारी बातें सुन ली और उन्हें अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लिया था। इसके बाद लता ने दरवाज़ा खोला और अंदर जाकर सौम्या के गाल में ज़ोरदार तमाचा मारा। कहने लगी, अब मुझे समझ आ गया कि मेरे पापा मरे नहीं, तुम दोनों ने मारा है। अब तुम मेरी माँ को भी मारने जा रहे थे। लता की अचानक उपस्थिति से दोनों घबरा गए। लता ने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया और उन्हें पकड़वा दिया। दोनों ने अपनी सारी जायदाद का जो बंदोबस्त किया था वो भी उनसे छीन लिया। पुलिस को देखकर सौम्या और अमित डर के मारे कांपने लगे और राधा जी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगे, लेकिन राधा जी ने उन्हें माफ़ नहीं किया। पुलिस ने उन्हें पकड़कर सलाखों के पीछे भेज दिया। राधा जी ने अपनी सारी संपत्ति अपनी बेटी और उस चपरासी भोला के नाम कर दी, जिसने अपने खून देकर किशन लाल की जान बचाने की कोशिश की थी। हालांकि वो बच नहीं पाए। लता ने भी भोला को अपना भाई मान लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें 3 महत्वपूर्ण बातें सीखने की आवश्यकता है। ज़िंदगी में कभी भी अपने हाथ खाली नहीं छोड़ने चाहिए, क्योंकि जब हाथ खाली होते हैं तो अपनों से ही ठोकर मिलती है। बच्चों को बचपन से इतना दूर नहीं रखना चाहिए कि वो हमसे दूर हो जाएं। रिश्ते मोह की बुनियाद पर होते हैं। अगर मोह है तो रिश्ते हैं, नहीं तो कुछ नहीं। बच्चों को इंग्लिश स्कूल में पढ़ाने के साथ साथ अपनी संस्कृति और संस्कार भी सिखाने चाहिए। अगर वे अपनी संस्कृति को नहीं सीखेंगे तो विदेशी सभ्यता अपनाकर अपने माँ बाप को बूढ़ा होने पर त्याग देंगे। तो दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है? कृपया अपनी अनमोल राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम आशा करते हैं कि ये कहानी आपके मन को भा गई होगी, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे भी आपको ऐसी ही अच्छी वीडियो लाते रहें। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।